गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज के वीडियो में मैं आईआईटी जी मेंस 2019 का कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, लेकिन उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले उस क्वेश्चन के लिए मतलब बेस तैयार करेंगे। ठीक है, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले देखेंगे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होती है। अब ये मत बोलो कि नहीं 12th क्लास में तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है ही नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। देखो कुछ आगे पीछे की चीज़ें तो देखो पढ़ना पड़ेगा। आईआईटी जी मेंस के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें मतलब पढ़ना पड़ेगा। देखो अधिकतर चीज़ें वही 12th की रहेगी, वही 11th की रहेगी, ठीक है ना। 10% सिर्फ एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। तो देखो इसमें क्या पढ़ने जा रहे हैं, सबसे पहले ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। देखो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, यदि मान के चलो कि कोई भी मैट्रिक्स दिया हुआ है और उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालो, ठीक है ना। कोई भी मैट्रिक्स दिया हुआ है, उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालो और मैट्रिक्स का ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई करो। देखो यहाँ पे देखो मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज और यहाँ पे मैट्रिक्स, दोनों का मल्टीप्लाई। देखो इसमें आर्डर मतलब बिल्कुल मैटर नहीं करता, किसी को भी पहले लिख सकते हो। मैट्रिक्स को पहले लिख दो और ट्रांसपोज को उसके बाद में लिख दो। तो इनका प्रोडक्ट यदि मान के चलो कि यूनिट मैट्रिक्स आ रहा है, तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोलोगे, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बोलोगे। ठीक है ना, मतलब एक मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज यदि निकालते हुए नहीं आएगा तो लास्ट वीडियो जाके देखो, ठीक है ना। किसी भी मैट्रिक्स का यदि उसके ट्रांसपोज के साथ यदि मल्टीप्लाई करते हो और प्रोडक्ट यदि यूनिट मैट्रिक्स आता है, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, अब देखो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की और भी देखो प्रॉपर्टी होती है, उसको मैं बताता हूँ। जैसे मान के चलो अभी तो मैंने बता दिया कि किसी भी मैट्रिक्स के साथ यदि उसके ट्रांसपोज का यदि मल्टीप्लाई करते हो तो यूनिट मैट्रिक्स यदि मिल जाए तो मैट्रिक्स ए को क्या बोलोगे, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बोलोगे। ठीक है ना। अब देखो एक प्रॉपर्टी और निकाल रहे हैं यहाँ पे। इस ये जो मैं यहाँ पे लिखा हूँ ए इंटू ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल टू, ये जो आई जो लिखो, आई का मतलब यूनिट मैट्रिक्स है। इसमें क्या करो, प्री मल्टीप्लीकेशन बाई ए इनवर्स ऑन बोथ साइड। ठीक है ना, इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों साइड ए इनवर्स का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो ए इनवर्स का जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, देखो इसके पहले ए इनवर्स आ जाएगा, यहाँ भी क्या आ जाएगा, ए इनवर्स। अब यहाँ पे देखो ए इनवर्स ए, ये मिलके क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। किसी भी इनवर्स में यदि उसी के मतलब मैट्रिक्स का यदि मल्टीप्लाई करते हो तो क्या होता है, 1 होता है कि नहीं होता। तो 1 को हटा दो, 1 का यदि इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखो ए का ट्रांसपोज आएगा और इधर देखो ए इनवर्स, आई का मतलब क्या है, यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स का मतलब कि जिसकी वैल्यू जो होती है ना 1 होती है। अब 1 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यही आएगा। तो देखो दूसरा प्रॉपर्टी ये बता सकते हो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का। देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी मैंने ये बताया कि किसी भी मैट्रिक्स के साथ उसके ट्रांसपोज का मल्टीप्लाई करते हो और प्रोडक्ट यदि यूनिट मैट्रिक्स आ जाता है तो उस मैट्रिक्स ए को क्या बोलोगे, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बोलोगे। दूसरी प्रॉपर्टी ये हो सकती है कि किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज यदि उस मैट्रिक्स के इनवर्स के इक्वल यदि आ जाए, ठीक है ना। किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालो और उसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालो, यदि ये दोनों इक्वल आ जाते हैं तो मैट्रिक्स ए को क्या बोलोगे, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बोलोगे। ठीक है ना, ये आ गया समझ में। अब देखो एक एग्जांपल लेके मैं समझा रहा हूँ यहाँ पे, एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का एक एग्जांपल ले रहा हूँ। देखो मैट्रिक्स ए इक्वल टू, देखो यहाँ पे ले रहा हूँ कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है ना। फिर इसका देखो मैं ट्रांसपोज निकाल रहा हूँ। ट्रांसपोज निकालने पता है कि ट्रांसपोज निकालने में क्या करते हैं, ट्रांसपोज निकालने में हम लोग क्या करते हैं कि जो रो होते हैं रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है ना। तो देखो ये जो R1 है, R1 को C1 में लिख दो और ये जो R2 है, R2 को C2 में लिख दो। अब क्या करो कि इसका मल्टीप्लाई करो। तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई जब करोगे तो यहाँ पे दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट जो आएगा, देखो ये मल्टीप्लाई कर लो। यहाँ पे मल्टीप्लाई करने तो आता है, देखो मैट्रिक्स ए को लिखा और उसके ट्रांसपोज को लिखा, फिर दोनों का मल्टीप्लाई किया। तो दोनों का देखो मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे देखो ये आ रहा है। ठीक है ना। देखो मल्टीप्लाई करने के बाद जो फाइनल जो रिजल्ट आ रहा है इसका, देखो फाइनल रिजल्ट ये आ रहा है। देखो मैट्रिक्स ए का उसके ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, देखो यूनिट मैट्रिक्स आ रहा है। ठीक है ना, ये देखो प्रूफ करके बता दिए। ए का यदि उसके ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई किए तो यूनिट मैट्रिक्स आ गया। ठीक है ना।
अब देखो सेकंड एग्जांपल भी लेके दिखा रहा हूँ। सेकंड एग्जांपल देखो, मैंने उसी को लिया, मैट्रिक्स ए को लिया और फिर उसके ट्रांसपोज को निकाल रहा हूँ। ट्रांसपोज को देखो निकाला, ये ट्रांसपोज है, ठीक है ना। अब फिर मैंने क्या किया कि इसी मैट्रिक्स के इनवर्स को निकाल रहा हूँ, ठीक है ना। देखो मैट्रिक्स ए जो दिया हुआ है, इस मैट्रिक्स ए को क्या, ए का क्या निकाला यहाँ पे, देखो यहाँ पे मैंने ट्रांसपोज निकाला और यहाँ पे क्या निकाला, उसका इनवर्स निकाला। देखो इनवर्स यहाँ पे शॉर्टकट मेथड से मैंने निकाला हूँ। शॉर्टकट मेथड मैंने बता दिया था कि शॉर्टकट मेथड से इनवर्स कैसे निकालोगे। यदि 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया हुआ है, ये मैट्रिक्स जो है 2 ऑर्डर का है, तो 2 ऑर्डर के मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकालते हो, ये जो प्रिंसिपल डायगोनल जो एलिमेंट होते हैं इनको इंटरचेंज कर दो। तो यहाँ पे तो दोनों इक्वल, इंटरचेंज करने से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। यहाँ भी कॉस अल्फ़ा, यहाँ भी कॉस अल्फ़ा, तो दोनों को इंटरचेंज करोगे तो देखो वही आएगा। देखो ये कॉस अल्फ़ा, और इसके बाद इसका क्या करते हो, इसका साइन चेंज कर देते हो। यहाँ माइनस है तो प्लस कर दोगे और यहाँ प्लस है तो इसको माइनस कर दोगे। देखो ये इन्वर्स आ गया, ठीक है। तो यहाँ ए का मतलब देखो ट्रांसपोज देखो और ए का इन्वर्स देखो। ये जो ए जो मैट्रिक्स जो दिया हुआ है, इस ए के ट्रांसपोज को देख लो और ए के इन्वर्स को देख लो, क्या आ रहा है, दोनों बिल्कुल सेम आ रहा है। मतलब किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज और उसका इन्वर्स यदि इक्वल आता है तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोलोगे, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बोलोगे। आ गया समझ में। अब देखो इसकी प्रॉपर्टी और बता रहा हूँ, इसकी प्रॉपर्टी और बता रहा हूँ थर्ड एग्जाम्पल लेके। देखो थर्ड एग्जाम्पल में मतलब मैं बार बार मतलब वही ले रहा हूँ एग्जाम्पल, देखो वही ले रहा हूँ, मैट्रिक्स ए इक्वल टू से वही ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ले रहा हूँ और इसका डिटर्मिनेंट्स फाइंड कर रहा हूँ। तो किसी भी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट्स को यदि फाइंड करोगे तो उसकी वैल्यू जो है ना, देखो यहाँ पे तो 1 आ रही है, यदि इसका वैल्यू यदि फाइंड करोगे, डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू यदि फाइंड करोगे तो कितना आएगा, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, देखो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर मतलब +1 आएगा, ठीक है ना। इसकी वैल्यू जो आएगी 1 आएगी। लेकिन कभी कभी देखो क्या ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होते हैं ना, उसके डिटर्मिनेंट्स का जो वैल्यू जो होता है ना, कभी कभी माइनस भी आ सकता है। यानी कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट्स का जो वैल्यू होगा वो हमेशा +-1 आएगा, ठीक है ना, +-1 आएगा, ये समझ जाओ इतना, ठीक है। देखो इसको प्रूव करके भी दिखा रहा हूँ। जैसे मैं अभी ये बता रहा हूँ कि जो ऑर्थोगोनल जो मैट्रिक्स होते हैं उसके डिटरमिनेंट्स का वैल्यू कितना होता है, +-1 होता है। देखो इसको प्रूव करके बता रहा हूँ। देखो अभी यहाँ पे ये देखे थे, किसी भी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का उसी मैट्रिक्स के साथ यदि मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, यूनिट मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का उसके ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो प्रोडक्ट क्या आएगा, यूनिट मैट्रिक्स आएगा। अब देखो दोनों का मैं क्या कर रहा हूँ, डिटर्मिनेंट्स मतलब फाइंड कर रहा हूँ। तो डिटर्मिनेंट्स फाइंड कर रहा हूँ, देखो इस तरह से कर सकते हो। फिर क्या करोगे, इसको अलग अलग भी कर सकते हो, ट्रांसपोज ए का डिटर्मिनेंट्स और मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट्स। देखो ये प्रॉपर्टी पढ़े हो यहाँ पे, यदि मान के चलो कि 2 मैट्रिक्स का प्रोडक्ट का एक साथ डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू फाइंड कर रहे हो तो उनके अलग अलग वैल्यू निकाल के और प्रोडक्ट निकालोगे ना तो इसके इक्वल आएगा। ये प्रॉपर्टी में पढ़े हो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे वही होगा, देखो वही प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया। यहाँ पे देखो दोनों को अलग अलग कर लिया और ये तो यूनिट मैट्रिक्स है। यूनिट मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट्स का जो वैल्यू निकालोगे उसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। अब यहाँ पे देखो एक चीज़ पहले हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं, किसी भी मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट्स का यदि वैल्यू निकालते हो, किसी भी मैट्रिक्स ए का जैसे डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू निकालो और उसके ट्रांसपोज के भी डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू निकालो तो दोनों क्या होता है, सेम होता है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे मैट्रिक्स ए के डिटर्मिनेंट्स का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब जो मैट्रिक्स ए के ट्रांसपोज का जो डिटर्मिनेंट्स होगा, यहाँ पे चाहो तो सिर्फ मैट्रिक्स ए लिख सकते हो, ठीक है ना। ये पहले से पढ़े हुए हो कि ट्रांसपोज ए का डिटर्मिनेंट्स और उसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट्स दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो देखो मैंने इसका स्क्वायर कर दिया और यहाँ पे 1 ही रहेगा। अब देखो यहाँ से स्क्वायर को हटाओगे तो क्या हो जाएगा, +-1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो एक एग्जाम्पल और ले रहा हूँ मैं, ऑर्थोगोनल जो मैट्रिक्स होता है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का एक और एग्जाम्पल ले रहा हूँ। जैसे देखो इस मैट्रिक्स को यदि ध्यान से देखोगे, 4th एग्जाम्पल ले रहा हूँ, मैट्रिक्स ए इक्वल टू ये दिया हुआ है। इस मैट्रिक्स को ध्यान से देखोगे तो ये मैट्रिक्स जो है एक डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स पता है क्या, किसको डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं, जहाँ पे प्रिंसिपल डायगोनल पे सिर्फ एलिमेंट होते हैं उस मैट्रिक्स को क्या बोलते हो, डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हो।
लेकिन यहाँ पे देखो इस डायगोनल्स मैट्रिक्स पे मतलब डायगोनल पे मैं क्या लिया हूँ, +1 या -1, ये भी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का एग्जाम्पल है। ठीक है ना, बस कंडीशन ये होना चाहिए कि ये जो डायगोनल पे ये जो नंबर जो दिख रहे हैं ना, या तो +1 होना चाहिए, नहीं तो -1 होना चाहिए, इसके अलावा और कोई नंबर नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, तो ये मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स है। इसके बाद देखो और कुछ इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं। देखो कुछ इसकी प्रॉपर्टी ये है कि देखो यहाँ पे 5th में लिखा हो यहाँ पे, इफ ए इज ए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, यदि ए कोई ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो उसका जो ट्रांसपोज होगा और उसका जो इन्वर्स होगा वो भी क्या होगा, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ही होगा। ठीक है ना, तो ये जितना भी देखो ये जो मैं पॉइंट जो बता रहा हूँ इसको अच्छे से याद कर लो, और ये बहुत अच्छे से याद कर लिए तो क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही आसान है। ठीक है, और ये चीज़ें यदि समझ में नहीं आएगी और उसको डायरेक्ट मान के चलो कि मैं क्वेश्चन को सॉल्व करने यदि लग जाऊँ तो फिर बोलोगे कि ये डायरेक्ट कैसे आ गया। इसलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स को मैंने एक्सप्लेन किया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखो आगे क्या करते हैं, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। जो जी मेंस 2019 में जो क्वेश्चन आया हुआ है उसको मैं सॉल्व करके बता रहा हूँ, और ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है ना, क्योंकि आसान इसलिए लगेगा क्योंकि अभी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स जो है बहुत अच्छे से सीख गए हो। अब देखो कैसे सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ था, क्वेश्चन देखो यहाँ पे मैं लिखा हूँ जी मेंस 2019। ठीक है ना, क्वेश्चन दिया हुआ था मैट्रिक्स ए इक्वल टू कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, ये दिया हुआ है, और थीटा का वैल्यू π/12 दिया हुआ है। वैल्यू किसका फाइंड करना है, a⁻⁻50, इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो देखो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की पूरी प्रॉपर्टी तो पढ़ चुके हो, इसलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही आसान होगा। ठीक है, तो देखो कैसे सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पे देखो वैल्यू तो इसी की फाइंड करना है ना, a⁻⁻50 की वैल्यू फाइंड करना है। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ सॉल्यूशन में, a⁻⁻50 लिया। अब इसको देखो इस तरह से लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, a⁻⁻50 है तो मैंने क्या किया, इसको a इनवर्स लिखा, मतलब मैट्रिक्स ए का इनवर्स लिखा, और यहाँ पे 50 लिख दिया। दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो वापस वही मिलेगा। फिर अभी देखो अभी पीछे प्रॉपर्टी ये पढ़े थे कि जो ऑर्थोगोनल जो मैट्रिक्स होते हैं, देखो ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स से चेक करके देख लो पहले। ये देखो यहाँ पे मैट्रिक्स ए जो दिया हुआ इस क्वेश्चन में ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ही है। ठीक है ना, चेक कैसे करोगे, देखो यदि देखने से नहीं पता तो मैंने चेक करके बता दिया कि किस तरीके से चेक करोगे। इस मैट्रिक्स का एक मतलब क्या करो कि इसका ट्रांसपोज निकाल लो और इसी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाल लो। यदि दोनों इक्वल आ जाते हैं तो ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। ठीक है ना, चेक करने का सबसे आसान तरीका यही है, चेक करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इस मैट्रिक्स का क्या निकालो, ट्रांसपोज निकालो, और इस मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालो। इन्वर्स निकालने के लिए जो मैं शॉर्टकट जो तरीका बताया हूँ कि इन दोनों को इंटरचेंज कर दो और इन दोनों का साइन चेंज कर दो, जो आएगा इस मैट्रिक्स का क्या आएगा, इन्वर्स आएगा। ये शॉर्टकट मेथड सिर्फ सेकंड ऑर्डर के मैट्रिक्स में ही यूज करोगे इन्वर्स निकालने के लिए। ठीक है ना, जो थर्ड ऑर्डर का जो मैट्रिक्स होगा उसमें ये रूल नहीं लगेगा, नहीं तो पता चला कुछ बच्चे उसमें भी रूल लगा देंगे और बोलेंगे सर ने तो यही बताया था, यहाँ क्यों नहीं रहा है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। तो देखो चेक करने का तरीका मैंने बता दिया। ये पहले ही देखो मैं देख के मतलब मैं चेक कर चुका हूँ कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले जब क्वेश्चन जब आएगा ना तो सबसे पहले क्या करोगे, चेक कर लेना। चेक कहाँ करोगे, रफ में करके देख लेना कि क्या आ रहा है। तो ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है, देखो यहाँ तक तो समझ में आ गया था। किसी भी मैट्रिक्स का जो इन्वर्स होता है उसके ट्रांसपोज के इक्वल होता है। किस मैट्रिक्स में, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में। तो देखो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, उसका ट्रांसपोज कर दिया। अब ट्रांसपोज कैसे निकालोगे, ये जो मैट्रिक्स जो दिया हुआ इस मैट्रिक्स का क्या करोगे, ट्रांसपोज निकाल लो। ट्रांसपोज का मतलब कि जो इसके रो जो दिए हुए हैं, रो को यहाँ पे कॉलम में कन्वर्ट कर दो। तो देखो कॉस थीटा साइन थीटा, यहाँ देखो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, फिर साइन थीटा कॉस थीटा को यहाँ पे देखो C2 में लिख दिए। अब इसके बाद देखो ये पावर क्या है, 50 है। ठीक है ना, अब इसको देखो, इसको आगे समझने के लिए क्या करना पड़ेगा कि 12th क्लास एनसीईआरटी की जो बुक है, मैट्रिक्स जो चैप्टर जो दिया हुआ है, उस चैप्टर का मिसलेनियस का जो एग्जाम्पल जहाँ से स्टार्ट होता है उसका फर्स्ट एग्जाम्पल देखना। फर्स्ट एग्जाम्पल में देखो ये प्रूव करने के लिए आया है। ये देखो मैं यहाँ लास्ट में उस क्वेश्चन को लिखा हूँ, ये प्रूव करके दिखाना था। मैट्रिक्स ए इक्वल टू से दिया हुआ है उस क्वेश्चन में और ये प्रूव करके दिखाना है। ठीक है, यहाँ पे ये उसको अच्छे से देख लेना तो समझ में आ जाएगा। ठीक है ना,
ट्वेल्थ क्लास का जो एनसीईआरटी की जो बुक है, तो जहाँ मिसलेनियस का जो एग्जाम्पल जो स्टार्ट होता है ना, तो फर्स्ट एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, उसी का मतलब प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज किया हूँ। ठीक है, तो आगे देखो, यहाँ तक समझ में आ गया मेरे ख्याल से। अब देखो आगे मतलब क्या है, ये जो 50 जो यहाँ पे है ना 50 यहाँ पे देखो नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर यदि रहेगा यहाँ पे, नेचुरल नंबर के अलावा और कोई दूसरा नंबर होगा तो प्रॉपर्टी यूज नहीं होगी। मतलब ये 50 का क्या करोगे, थीटा के साथ मल्टीप्लाई करोगे। तो यहाँ पे 50 का थीटा के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा, कॉस 50 थीटा, यहाँ हो जाएगा साइन 50 थीटा, यहाँ हो जाएगा माइनस साइन 50 थीटा, यहाँ पे कॉस 50 थीटा हो जाएगा। ठीक है ना, देखो ये मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे, यहाँ देखो, ठीक है, ये मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे, देखो ये 50 थीटा है, ये 50 है, 500 मत समझ जाना, थोड़ा सा राइटिंग जो है बहुत गंदी है मेरी। ठीक है ना, तो ये 50 थीटा, यहाँ भी देखो 50 थीटा, ये भी 50 थीटा, ये भी 50 थीटा। अब क्वेश्चन में देखो थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, थीटा का वैल्यू जो है यहाँ पे दिया हुआ है π/12, देखो π/12 दिया हुआ है। तो π/12 को क्या करोगे कि थीटा के प्लेस पे पुट कर दोगे, और π/12 का मतलब ये 50 से मल्टीप्लाई कर दो, और पाई का वैल्यू भी पुट कर दो 180। तो जब मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे तो टोटल यहाँ पे कितना आएगा, cos 750। ठीक है ना, अब cos 750 आने के बाद क्या करोगे, 11th क्लास में जिस तरह से मतलब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शनों का मतलब वैल्यू जो निकालते थे वो तो याद होगा, और नहीं याद होगा तो फिर से 11th क्लास की बुक को निकालो, या नहीं तो हो सकता है कि रद्दी वाले को बेच दिया होगा, तो जाओ वापस लेके आओ और उससे फिर से पढ़ो कि कैसे वैल्यू निकालते हैं। तो देखो ये वैल्यू निकाल लो, वैल्यू निकालने के बाद देखो मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ √3/2 माइनस 1/2 1/2 √3/2। मतलब जो मैट्रिक्स ए का पावर जो -50 था उसकी वैल्यू कितनी आई, देखो ये वैल्यू आई। ठीक है ना, अब देखो ऑप्शन जो भी दिया रहेगा, मतलब एग्जाम में मान के चलो कि ऑप्शन यदि यहाँ तक दिया रहेगा, यहाँ तक जैसे मल्टीप्लाई करके छोड़ दो तो वहीं तक छोड़ देना। ठीक है, नहीं तो यहाँ तक दिया रहेगा तो यहाँ तक देख लेना। तो देखो ये जी मेंस का जो क्वेश्चन जो आया हुआ था 2019 ये जनवरी में मतलब आया हुआ था, जो एग्ज़ाम जो हुआ था ये उसमें आया हुआ था। देखो बहुत ही आसान है, लेकिन देखो इस क्वेश्चन जो है मुश्किल से 1 मिनट का है, सॉल्व करने में मुश्किल से 1 मिनट लगेगा। देखो यहाँ तो मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए मतलब इसमें ज़्यादा टाइम लगा है, वहाँ तो मान के चलो कि कोई फेयर कॉपी में सॉल्व करके दिखाना नहीं है, बस रफ में करो और जो इसका रिजल्ट आ रहा है उसको वहाँ पर टिक कर दो। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है, इसका जो भी मैंने कॉन्सेप्ट जो बताया ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का उसको अच्छे से रिवाइज कर लो। अगले वीडियो में मैं क्या करूँगा, इसी के बेस पे 3-4 क्वेश्चन और मतलब लोड करूँगा। ठीक है, तो इसको अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है बेटा।